नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। लाखों की संपदा जलकर खाक हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं आमजन से भी सहयोग की अपील की है। देवभूमि उत्तराखंड की दो तस्वीरें और कई सवाल यह है कि अगर एक तरफ जहां पहाड़ों में मौसम बदला तो फिर आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद क्यों? क्या बारिश के पानी से आग नहीं बुझ पा रही है? सवाल यह है कि जब सभी को पहले से पता था कि हर साल जंगलों में आग लगती है जिसकी वजह से भारी नुकसान होता है, तो फिर समुचित व्यवस्था पहले से ही क्यों नहीं की गई? सवाल यह है कि जब डीएफओ साहब को आग की रोकथाम का जिम्मा दिया गया तो वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ पा रहे? सवाल यह है कि क्या डबल इंजन वाली सरकार के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेशों को जिले में बैठे अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं? और ऐसे कई और सवाल जिस पर मौजूदा वक्त में वरीय अधिकारियों के पास जवाब के बदले सिर्फ दलीलें हैं। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होके तलिया बीट के कंपार्ट 2-4 में 2-3-4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचर्स और वॉचर्स वहीं पे है, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। दरअसल उत्तराखंड में हर साल जंगलों में आग लग जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में चीड़ के पेड़ों की संख्या अच्छी खासी है और चीड़ के पत्तों में घर्षण की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। जबकि कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें ये बातें सामने आती हैं कि कुछ स्थानीय लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं। लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या होती है, इस पर कई तरह की बातें कही जाती है। वजह क्या है, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन मौजूदा वक्त में जंगल धधक रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी शरारती तत्व हैं जो आग लगा रहे हैं किसी भी वजह से, उनके विरुद्ध एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। एफआईआर हो भी गई हैं। परसों में बुजुर्ग में गया था, वहाँ पे एक मामला आया था, वहाँ पे भी एफआईआर हुई है। और सबसे बड़ी अपील आपके माध्यम से पब्लिक से ये भी है कि कहीं पे भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल या तो जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, आपदा केंद्र, वहाँ पे बता दी जाए, या फॉरेस्ट को सीधे बता दी जाए, या रेंजर को बता दी जाए। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो एक दिन में कम से कम 20 से ज्यादा जगहों पर आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 31 से ज्यादा जगहों पर जंगल धधक रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि राज्य सरकार ने वनाग्नि को रोकने के लिए वायुसेना और सेना की मदद ले ली है। नैनीताल में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सेना के जवान भी इसमें साथ दे रहे हैं। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। अभी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। पर्यावरण के जानकार हर साल इस बात पर जोर देते हैं कि जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं से ग्लेशियर को भी खतरा है। साथ ही जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों के साथ ही औषधीय पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाते हैं। आग लगने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात सिर्फ 2024 की नहीं है। उत्तराखंड में हर साल जंगलों में आग लगती है। 2016 में प्रदेश के 4500 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए थे और इस बार अभी ही 750 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। हम बात करें तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और ये लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं जिसमें कि अभी तक
कि जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और CCF कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी DMs को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के आग पे काबू पाना मुश्किल है। जंगलों में आग की लगातार खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लिहाजा विपक्ष यानी कांग्रेस बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, जबकि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो क्या सीएम की बातों पर जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा पा रहे, जिसका नतीजा है कि जंगल जल रहे हैं। इतने बड़े एरिया में फैलती है, तो पहला निर्देश तो ये था। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था, क्योंकि जब आग एक जगह लगती है उनको दूसरी जगह से स्टाफ शिफ्ट करना होता है, उसके लिए एक वाहन जो SDRF से वो DMs उनको चाहे धनराशि दे दें या वाहन अधिग्रहण करके दे दें तो वो उसको मूवमेंट हो सकता है। तीसरी बात ये है कि ये भी निर्देश हुए हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जहां पे सड़क की आग है वहां पे तत्काल पहुंचे और हमेशा रहनी चाहिए। और चौथा डायरेक्शन ये था कि एक सेपरेट टुकड़ी DM अपने स्तर पे डायरेक्टली बना लें, जिसमें कुछ स्पेयर होमगार्ड्स और स्पेयर PRDAs हों, जिनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे दी जाए आग बुझाने की, और जहां पे भी बड़ी आग हो वो सेंट्रल टुकड़ी एक साथ चली जाए और इस आग पे जल्दी काबू पाए। उत्तराखंड में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका फॉरेस्ट का है। इसके साथ ही पूरे राज्य में 71% जंगल है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उत्तराखंड में आग लगने की घटनाएं होती हैं तो किस तरह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड देश के एक बड़े हिस्से को न केवल जल की आपूर्ति करता है, बल्कि साफ हवा भी लोगों को दे रहा है। उत्तराखंड में लगातार हर साल आग की घटनाएं न केवल जंगलों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले जंगली जानवरों और इंसानों के लिए भी एक खतरा बना हुआ है, जिस पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि सभी को विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय रह गया है। यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 94 GMVN के गेस्ट हाउस के लिए भी श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी से अभी तक करोड़ों रुपए की संख्या में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग करा दी है। गंगोत्री में 2,87,358, यमुनोत्री में 2,60,597, केदारनाथ धाम में 5,40,999 और बद्रीनाथ धाम में 4,53,213, हेमकुंड साहब में 24,700 ये पंजीकरण हुए हैं। यात्रियों सहित कुल जो संख्या है वो 15,66,867 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया। इसके साथ साथ जो हमारे GMVN गेस्ट हाउसेस हैं, चार धाम यात्रा से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित 94 GMVN के गेस्ट हाउसेस के लिए श्रद्धालुओं ने 22 फरवरी 2024 से अभी तक 8,58,39,892 की ऑनलाइन बुकिंग और 3,17,22,819 की ऑफलाइन बुकिंग सहित ये टोटल जो है ये 11,75,62,711 की बुकिंग करवा ली गई है।
लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा को नैनीताल जिले का प्रभारी बनाया गया था। वहीं उन्हें अब पार्टी ने यूपी और पश्चिम बंगाल की भी जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हो गए, नैनीताल सीट से आप प्रभारी भी रहे और काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत भी वहाँ पर रहा, तो किस रूप में आप उसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो पूरा चुनाव मैं उत्तराखंड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि बहुत अच्छे अंतर से हम 5 की 5 सीटों को जीतेंगे, क्योंकि हमारे संगठन की भी गतिविधियाँ निरंतर चलती हैं और सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चली हैं, केंद्र सरकार की भी, प्रदेश सरकार की भी, और हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर उसने काम किया है। नैनीताल का जहाँ तक विषय है, क्योंकि मैं वहाँ का संगठन प्रभारी हूँ, तो सबसे अधिक मतदान भी हुआ है और पिछले बार भी सबसे अधिक मतों से जीते थे। इस बार भी हम बहुत अच्छे अंतर से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। कैलाश जी, अन्य राज्यों की भी जिम्मेदारी मिली है, कहाँ कहाँ पर भ्रमण रहेगा, क्या कुछ प्रोग्राम है पूरा? देखिए, अभी तो मैं नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को विशेषकर देखा था, और क्योंकि मेरा वहाँ विधानसभा भी मेरी अल्मोड़ा पड़ती है। अब ये चुनाव हो गया, अब कल से हमको उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जाना है। जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं होंगी, उन सभाओं की व्यवस्था देखने के लिए संगठन का निर्देश मिला है, केंद्र से भी, यहाँ से भी। कल को वहाँ जा रहा हूँ। शर्मा जी, एक विषय यह भी है कि इन दिनों देखा जा रहा है कि नैनीताल एरिया में वनाग्नि काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करने की बात आप कहेंगे और किस तरह की अभी व्यवस्थाएं भी हैं वहाँ पर? वनाग्नि तो पूरे प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्र में तो लगभग सब जगह है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी, वहाँ के लोगों के लिए भी, और जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी सरकार ने आज से व्यवस्था कर दी थी आग बुझाने की। अभी कहीं कहीं बारिश भी हुई है और बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण हो जाएगा। और ये इस तरह से और इतनी अधिक मात्रा में है कि बहुत जल्दी तो सब नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। सरकार चिंतित है, संगठन भी चिंतित है। हमारे प्रदेश के हित में, प्रदेश के पर्यटन के हित में ये बहुत ज़रूरी है और बहुत शीघ्रता से इसमें काम प्रारंभ हो गया। अच्छा शर्मा जी, लगातार क्योंकि इलेक्शन तो हो गए आपकी सीट पर, क्योंकि लोकसभा नैनीताल से आपको जिम्मेदारी मिली तो मत प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन उत्तराखंड में अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी कम मत प्रतिशत रहा। इसके पीछे की क्या कुछ वजह मान रहे हैं आप? देखिए, मत प्रतिशत कितना भी रहा, लेकिन जीतेंगे हम बहुत अच्छे अंतर से, और हमारा मतदाता पूरी तरह से मत देने के लिए गया है। और क्योंकि ये शादियों का भी बहुत बड़ा ये अवसर था और 19 और 18 को बहुत बड़ा लगन था, वो भी एक कारण है। दूसरा, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर अपने बेहतरी के लिए, अपने रोज़गार के लिए लोगों में बाहर भी गए हुए हैं, तो काफ़ी लोग उससे नहीं आ पाए थे। और लेकिन मेरे अपने राजनीतिक जीवन में मैंने भी पहली बार ये देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथों में नहीं बैठे हुए थे और ना उनका किसी प्रकार से कोई प्रचार हो रहा था। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारा मतदाता आया है। हमने घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया है। हमारे मतदाता पक्ष के जो थे उन्होंने मत दिया है, और जो अन्य दलों के थे वो कम आए, ये कारण। धन्यवाद कैलाश शर्मा जी, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। कैलाश शर्मा जी हमसे बातचीत कर रहे थे और तमाम विषयों पर उन्होंने हमसे बातचीत भी की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में अन्य दलों के नेता शामिल हुए, वहीं छुटपुट मनमुटाव की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। तो वहीं विनोद चमोली ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईवीएम पर दिए गए निर्णय की भी सराहना की है। हॉर्नबिल टीवी ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली से खास बातचीत की है। विधायक विनोद चमोली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, चुनाव उत्तराखंड में हो चुके हैं, किस रूप में अब आप इसको देख रहे हैं? और क्योंकि रिजल्ट आएगा 4 जून को, तभी फाइनल हो पाएगा, लेकिन आप अपनी जीत को किस तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से जीतने जा रही है, और जिस प्रकार हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और जिस पर कांग्रेस में भगदड़ मची है, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पर है, चुनाव हार रही है। जी, लगातार आपकी पार्टी में भी आ रहे हैं और जल्द ही निकाय चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है विधायक जी की पार्टी में फूट पड़े कि अपने कार्यकर्ता जो हैं उनको भी साधना है, उनको भी चुनाव में हिस्सेदारी का बनाना है, और जो कांग्रेस से आ रहे हैं उनको भी बनाना है? देखिए, हमारे लिए कार्यकर्ता की वरिष्ठता, कार्यकर्ता की क्षमताएं और चुनाव में जीत सुनिश्चित, ये 3 फैक्टर पे काम होगा। तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो कितने सक्रिय हैं ये जरूर देखा जाएगा, और वो जीतने की स्थिति में है कि नहीं है
ये देखा जाएगा। अंततोगत्वा जीत ही सब कुछ है, जो जीता वो सिकंदर। तो चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। तो जिन भी कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया आज की तारीख में, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो उनमें भेद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कोई जीतने की स्थिति में कौन है, जो जीतने की स्थिति में होगा उसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। विधायक जी, ईवीएम पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल में इसका संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ईवीएम पर जितने भी सवाल खड़े किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इसका जवाब देती रही है, और आज चुनाव आयोग ने भी समय समय पर जवाब दिए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बहुत विस्तार से उन्होंने विपक्षियों को समझाया है कि आप जिस लाइन पर बात कर रहे हैं ये लाइन गलत है। लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप पीछे की ओर जाने की बात कर रहे हैं। हम बैलेट पेपर से ईवीएम पर आए, आज डिजिटल की बात होनी चाहिए, डिजिटल वोटिंग की बात होनी चाहिए। आप पीछे बैलेट पेपर की ओर जा रहे हैं। देश को पीछे नहीं ले जाया जा सकता, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ में सबको काम करने की आवश्यकता है। विधायक जी, मंगलसूत्र को लेकर के भी लगातार बयानबाजी चल रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण भी दिया था, उसकी वीडियो को लेकर के मुद्दा भी बना रही है कांग्रेस। किस रूप में आप उसको देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने दो बड़े बयान दिए। एक बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि अब हमको शक्ति से निपटना है, शक्ति से निपटना है, शक्ति को हराना है। शक्ति का मतलब नारी शक्ति। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो नारी शक्ति जिसको दुर्गा स्वरूप हम मानते हैं, उसको आपने चुनौती दी है, उसको हराने की बात की है। तो आपने वहाँ टकराव की बात की है, ये उचित नहीं था, क्योंकि 50% आबादी जो है महिलाओं की है। तो आपने महिलाओं को सीधे सीधे टारगेट किया। दूसरा, आपने कहा कि हम विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे, जो कि कभी राजीव गांधी ने ही समाप्त किया था। अब आप इस तरह की अगर बातें करेंगे तो ये सवाल तो खड़े उठेंगे उसमें से। जब सवाल खड़े होंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा, और जनता अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन भी करेगी। विधायक जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मत प्रतिशत काफ़ी कम पड़ रहा है, वो चाहे बीजेपी के लिए हो या किसी अन्य पार्टी के लिए। तो थोड़ा सा चुनौती भरा भी है, लोग दूर या बना रहे हैं, मत प्रतिशत कम होता दिखाई दे रहा है। देखिए, मत प्रतिशत कैसे बढ़ता है, और जो अभी तक का पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, जहाँ पर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, जहाँ सामने कोई बड़ा चेहरा एक मुकाबला होता है, तो वह संघर्ष में मत प्रतिशत बढ़ता है, ये सरकार के खिलाफ मत प्रतिशत बढ़ता है। जहाँ स्टैटिक पोजीशन होती है, जहाँ सरकार के पक्ष में मतदान होता है, सरकार से लोग संतुष्ट होते हैं, वहाँ मतदान हमेशा धीमी गति का होता है, कम होता है। ये अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। और आपने सारी सीटों का आप देख लीजिए, सारे मतदान का आप एनालिसिस कर लीजिए, जहाँ जहाँ संघर्ष की स्थितियाँ हैं वहाँ मतदान बढ़ा हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल में मतदान बढ़ा है, मणिपुर में मतदान बढ़ा है। जहाँ जहाँ संघर्ष की स्थिति होगी वहाँ मतदान बढ़ेगा, जहाँ संघर्ष की स्थिति नहीं होगी, जहाँ एक तरफा चुनाव होगा, वहाँ मतदान एक एवरेज मतदान होगा। और आपने उत्तराखंड में वही देखा, यूपी में वही देखा। तो ये एवरेज मतदान जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए हो रहा है। इसलिए इस तरह आपको ये सब दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि उत्तराखंड में लगातार बिजली की दरें बढ़ रही हैं, ऐसे में जो उपभोक्ता है उनकी भी जेब पर खासा असर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के आपका क्या कुछ है? देखिए, बहुत प्रतिष्ठित था, कोई आज नई बात नहीं है। बहुत 10 साल में तीसरी बार सिर्फ बढ़े हैं, और बहुत थोड़ा बढ़े हैं, कोई बहुत ज़्यादा 6 से 7% के लगभग इसमें इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो और आज भी अगर आप तुलना करें पूरे देश के अंदर, तो सबसे कम बिजली की दर उत्तराखंड के अंदर आज भी मौजूद है। तो एक तो लोगों को संतोष होना चाहिए कि इस महंगाई के ज़माने में, और जब बिजली की स्कैरेसिटी चल रही हो, कई बार हमको बिजली बाहर से परचेज़ करनी पड़ती है और अधिक दामों पर करनी पड़ती है। उस स्थिति में भी बहुत थोड़ा बढ़त के साथ में हम उसको रोकने में कामयाब हुए, जो उसमें और बड़ी बढ़त हो रही थी। विनायक आयोग जो इन्होंने जो बढ़ाने की बात की थी, तो वो हम उसको कहीं ना कहीं संतुलित कर पाए हैं। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरा, मेरा एक सुझाव भी है कि अभी केंद्र सरकार ने ऊर्जा घरों की बात की है। ऊर्जा घर के माध्यम से आप बिजली बिल से मुक्त हो सकते हैं। और मेरे पास ऐसे उदाहरण है कि जिन लोगों ने सोलर सिस्टम पर अपने घरों को लाए हैं, उन्होंने बिजली के बिल तो जीरो किए ही किए, उनकी अर्निंग भी शुरू हुई है। मेरे अपने कुछ कार्यकर्ता हैं, और मैं अपने घर पे भी लगाने जा रहा हूँ। तो मेरे तो लोगों के सुझाव भी है कि सरकार ने इतना बढ़िया एक ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कि आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाएं और बिजली बिलों से मुक्ति पाएं, बल्कि उससे कमाई करें। तो लोगों को उस ओर बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी जो बढ़त भी है, ये भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी तो उस ओर भी लोगों को आगे देखना चाहिए। विधायक जी, वन अग्नि लगातार बढ़ती नजर आ रही है वनों में, वो अक्सर का हम देखते हैं। इस बार की क्या कुछ हम तैयारी भी माने, या आपके इस तरफ से भी किस तरह से आप देख रहे हैं उस चीज़ को? देखिए, तमाम बार ये विधानसभा में भी सवाल होते हैं, हम लोग इन पर भी चर्चा करते हैं। हमारी पहाड़ की परेशानियाँ क्यों, मैं भी पहाड़ से आता हूँ। जहाँ मेरा घर पड़ता है, मेरा घर गांव के सबसे निचले जगह पर पड़ता है, और उसके बाद पूरा जंगल होता है। पहले हमारा लगभग 1.5-2 किलोमीटर नीचे तक खेत हुआ करते थे। तो खेतों के कारण जो है आग ऊपर नहीं आती थी।
लेकिन आज क्या हो गया, घर के बिल्कुल नीचे तक जंगल बन गया है। और कई बार मेरा स्वयं का मकान जो उस खतरे की जद में रहता है कि कभी भी मकान तक आग पहुंच सकती है। तो ये इसलिए भी है कि पहाड़ों में जिस तरह से खेतियाँ बंजर हो गई हैं, तो बंजर भूमियों पे जिस तरह घास हो रही, तो वो कहीं ना कहीं जंगलों में आग पहले भी लगती थी। ऐसा नहीं कि ये कोई पहले नई बात है, पहले भी लगती थी, लेकिन अब जंगल ज़्यादा हो गए हैं, बसागत कम हो गई है और गाँव के बिल्कुल नज़दीक आ गए जंगल आ गए हैं। तो उसके कारण वो वनाग्नि जो है गाँव तक प्रभावित कर रही है, आम जन को नुकसान देने की स्थिति में आ गई है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को कोई कार्य योजना इसकी बनानी चाहिए। और फॉरेस्ट वालों ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके इसके लिए योजना बनाई हुई भी है कि कहीं पर भी अगर इस तरह से आग लगती है तो गांव के लोग इकट्ठा होकर उसको बुझाने का भी काम करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सक्रिय रहता है और अगर जैसा मौसम लग रहा है, अगर थोड़ा बारिश वारिश हो जाएगी तो काफ़ी हद तक राहत भी मिलेगी। लेकिन ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए कुछ ना कुछ, अब जैसे खाइयाँ खोद कर हम लोग रोकते थे इस चीज़ को, कुछ एरिया हम जैसे मान लो 50 मीटर का स्पैन हम गाँव के नीचे लेकर 50 मीटर के स्पैन तक हम ऑलरेडी वो घास हटा दें और उसको पहले ही जला कर उसको ख़त्म कर दें, तो आग घरों तक नहीं पहुंचती है, गाँव तक नहीं पहुंचते, जान माल का नुकसान नहीं होता है। बाकी जंगलों का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन वो नहीं होता है। इन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है और सरकार काम कर भी रही है, लेकिन बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए छुटपुट घटनाएं तो घटेंगी। अंतिम सवाल मेरा विधायक जी है कि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, किस तरह की राज्य सरकार की भी आप तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि अभी से जाम लगना शुरू हो गया है, सड़कों पर लगातार लोग जा भी रहे हैं चारधाम की ओर। देखिए, इस समय हमारी कठिनाई ये भी रही कि इस बीच में चुनाव भी हो रहा है और अभी 4 तारीख तक आचार संहिता चल रही है। अभी भी कल मुख्यमंत्री जी ने चारधाम को लेकर एक बड़ी बैठक की है, तो उसके लिए भी बाकायदा परमिशन लेनी पड़ी बैठक की। तो जो समय समय पर अधिकारियों की बैठक लेकर हम उसकी समीक्षा करते थे और चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है उसमें काम करने में। लेकिन उसके बावजूद हम लोग मुस्तैद हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं और यात्री लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैंने तो बल्कि केंद्र सरकार से मांग भी की है और समय समय पर जो बड़े अधिकारी हैं, संगठन के अधिकारी हैं, केंद्र में जो मंत्री स्तर के लोग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी पॉपुलेशन तो 1.25 करोड़ लोगों की है, लेकिन जो हर साल करोड़ों लोगों को कैटर करता है, करोड़ों लोगों का यहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है और उसकी व्यवस्थाएं हम लोगों को जुटानी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमारे अपने लिए संसाधन कम है, तो उसके लिए हमको और संसाधन जुटाने पड़ते हैं, काफ़ी दिक्कतें हम लोगों को आती हैं। तो मैंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि 1000 करोड़ प्रतिवर्ष कम से कम यात्रा व्यवस्था के लिए उनको प्रदेश को देना चाहिए, ताकि हम एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें, ताकि और आगे यात्राएं व्यवस्थित हो सकें, क्योंकि यात्रा बढ़ रही है। आपने देखा, पहले एक बार विधानसभा में एक दिन डिबेट हुआ था, तो उसमें उस समय 35 लाख यात्री यहाँ पर आए। तो मैंने उसी दिन घोषणा की थी कि आने वाले 5-7 साल के अंदर ये 1 करोड़ के अंदर ये संख्या जाने वाली है, और पिछली बार ये लगभग 56 लाख तक पहुँच गई थी, और इस बार ये संख्या निश्चित तौर पर 60 लाख 65 लाख पार करने वाली है। ये सिर्फ धार्मिक पर्यटन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लोग भी आते हैं। 5 करोड़ तो कांवड़ आता है यहाँ, हरिद्वार में हमेशा मेला लगा रहता है। तो उत्तराखंड राज्य इस पूरे देश की एक सांस्कृतिक राजधानी भी है, तो पूरे देश की भी जिम्मेदारी है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमको पीछे से फीड करे, हमको सहायता करे, ताकि हम वो जो पूरे देश के लोग यहाँ आने वाले हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा सकें, एक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था हम यहाँ पर कर सकें। तो ये केंद्र की सरकारों को भी देखना चाहिए। धन्यवाद विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे विधायक जी, और तमाम विषयों पर हमसे बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।